अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के मामला तय पा रहे हैं। ये पिछली कुछ दिनों की बात है और इलेक्शन की जो तारीख है वो लेने में वो कुछ कामयाब भी हो गए हैं। कुछ आम मुलाकातों का जिक्र रहा। कुछ लोगों ने तो कहा कि खान साहब की बात बन गई है और इसीलिए लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो आगे से आगे की जा रही है। लॉन्ग मार्च मुलतवी किया जा रहा है। लेकिन कल खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया, ये अभी आपने सुन भी लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इंतखाबात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन करवाएंगे। मुज़ाकरात की बात करें, मुलाकातों का जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ के मुज़ाकरात, क्या बात करें हम, क्या मुलाकात करें, हम तो इलेक्शन चाहते थे। अच्छा, इलावा जी इस वक्त ये भी महसूस हो रहा है कि तमाम सिस्टम जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। चंद मिसालें अगर मैं आपको दूं तो तोशाखाना केस की बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी है वो केस, लेकिन उनको तारीख पे तारीख मिलती रही है। अब तक हाजिरी माफ़ी से भी उनको इस्तिस्ना मिल गया। अब उनको हाजिरी माफ़ी की दरखास्त उनकी कबूल हुई और उन्होंने केस की बरियत की भी इस्तदा की हुई है, जो शायद कबूल भी हो जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी तोशाखाना रेफरेंस, लेकिन वो मुल्क में मौजूद नहीं और उस केस में उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इश्तिहारी डिक्लेयर होने से क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? इश्तिहारी तो इसाक डार साहब भी थे, वो वापस आके सीधा वजीर बन गए। अब इमरान खान साहब का रेफरेंस अलबत्ता अफरा तफरी में फ़ौरन सुना गया। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि एक मेंबर के दस्तखत भी नहीं थे ऑर्डर के ऊपर जब वो जारी कर दिया गया। इंतहाई जल्दी में फैसला जारी कर दिया गया। पार्टी फंडिंग केस की बात कर लेते हैं। उसमें भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ का जो पार्टी फंडिंग, ममनुआ फंडिंग वाला मामला है, उस पर फैसला आ जाए। वो कि बहुत इल्तवा मिला है तहरीक इंसाफ को, 9 साल केस चलता रहा, बहुत सी समातें हुई, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के ममनुआ फंडिंग केस को अभी तक छेड़ा भी नहीं गया। अच्छा, इदारों पर तनकीद करने की बात करें तो यहाँ कैसे नंगा करके तशद्दुद किया गया है। अभी तहरीक इंसाफ से हिमायत रखने वाले सहाफ़ियों को या उनके लीडरान को नून लीग पीपल्स पार्टी करती रही है ये सब कुछ। उस पर ना कोई गम नजर आया, ना गुस्सा नजर आया। तो सिस्टम इमरान खान के खिलाफ नजर आ रहा है। ये इधर मैं रजिस्टर करना चाह रहा था। खैर, अब खान साहब के गिर्द कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है साथ ही साथ। और अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौजदारी मुकदमा चलाने का कहा गया है और बहुत शदीद ख्वाहिश है नून लीग की, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा की, कि इमरान खान को जेल में डाला जाए। इसका वो बरमला इजहार कर चुकी हैं मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नून लीग को इस वक्त हिमायत तो हासिल है ताकतवर इदारों की, अनलाइक इमरान खान, और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन मकबूलियत उनकी बतदरीज कम हो रही है। अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि जो जमातें इमरान खान की हुकूमत को हटाने में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनी थी, पीडीएम के साथ थी, वो एक एक करके अपनी गलती को मान रही है। कुछ दिन पहले इसका इजहार एमक्यूएम ने किया और आज अख्तर मैंगल साहब ने किया। इमरान खान के बयानिए को इस कदर पजीराई मिल रही है कि अवाम के बाद अब सियासी जमातें अपनी गलती का इजहार कर रही हैं, क्योंकि आगे उन्होंने इलेक्शन के अंदर भी जाना है। मगर वो जमातें अब जिस सेटअप का हिस्सा हैं उससे अलहदगी इख्तियार करने की ताकत रखती हैं क्या? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इन सारे मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं उनके मैं आपका तारुफ कराता जाऊँ। मेरे साथ 3 गेस्ट्स हैं, तीनों मेरे सीनियर्स जर्नलिस्ट हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके नाम है मुबशर बुखारी साहब, ज़मीर हैदर साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब। आप टीवी स्क्रीन पे इनको देखते रहते हैं, बड़ा साहिब तज्जिया होता है इनका। मुबशर बुखारी साहब, मैं ज़रा मुजाहिद बरेलवी साहब से सबसे पहले बल्कि स्टार्ट करता हूँ, इज द सीनियर मोस्ट। तो बरेलवी साहब, आपके ख्याल में खान साहब जो हैं ये अभी आउट ऑफ फेवर ही रहेंगे अब टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस, आउट ऑफ फेवर रहेंगे, या फिर कोई ऐसा तरीका निकल आएगा कि वो इलेक्शंस फोर्स करने में शायद कामयाब हो जाएं? और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि न्यूट्रल एम्पायर के नीचे इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएं किसी तरह से। जी बरेलवी साहब, एक तो मुबशिर और हमारे ज़मीर हैदर को आपने मेरे ख्याल उम्र के एतबार से जूनियर कहा होगा, लेकिन तजर्बे ख़ियात और क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं पावर कॉरिडोर में, इसलिए सीनियर ही कहलाएंगे दोनों। तो आप इस हवाले से मुझसे सवाल ना करें कि मैं इस तरह सीनियर। मैंने अभी उम्र के हिसाब से वैसे कहा था, लेकिन बाकी वो खुद बताएं। उम्र के एतबार से कह सकते हैं, लेकिन यानी मैं देख रहा हूँ ज़मीर को, बड़े हमने इनको रिपोर्टिंग यंग एज में करते हुए देखा और माशाल्लाह खुशी होती है उसी तरह। और मुबशिर साहब को बाकायदगी से अभी भी हर हफ्ते जो अखबार पढ़ता हूँ, शायद उसका पहला वर्क ना पढ़ता हूँ, लेकिन उनका तजिए का मजमून पहले पढ़ता हूँ मुबशिर का। अब बात ये रही, देखिए एक बात जो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को, यानी एक तो ये सॉरी, इसके साथ मैं ये भी कह दूँ, अफसोस होता है ज़मीर और मुबशिर वगैरह रहे हैं आप लोग भी, कि अब चैनल पार्टियां हो गए हैं, एंकर तर्जुमान हो गए हैं। सही। इसमें इमरान खान ने भी कम ये नहीं करा, बाकायदा नाम लेके वो इरशाद, वो साबिर, ये वो लोग छोड़ के भाग गए। वो एक रो रहा है कि जी मेरे साथ की गई, फिर भी वो बैठा हुआ होता है। तो ये वाली, या इधर ये जो एक पूरा एक और जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला इदारा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि तर्जुमानी और ये कर रहे हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है।
पहले इस क्रूड रुथलेस लेवल पे हमारा मीडिया जो था जानिबदार नहीं होता था। जब हम निसार उस्मानी साहब हम सबके बुजुर्ग थे, जब पढ़ते थे तो उनसे गाइडलाइन लिया करते थे। मैं नाम बेशुमार ऐसे लोगों को लेता हूं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब देखिए सर, 14-15 साल तो मुझे भी हो गए हैं वैसे सहाफत में, आपसे तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन मैं जब से हूं, जब से टीवी आया, ये मैं यूं ही देख रहा हूं वैसे तब से। ये कोई इतना खास इतने अरसे के मतलब बहुत पुराना चेंज हुआ होगा फिर। और हमारी बल्कि कभी कभी हमारी जबान से निकल जाता था, सरदनिश करते थे कि आप क्या तर्जुमान हैं इनके। तो ये एक पहलू ये है, और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है। और इसलिए अब टीवी जो है, अब मैं देख रहा हूँ बेशतर लोगों ने, कुछ लोगों के घरों में जाऊं तो एक लगा टीवी होता है, दूसरे घरों में दूसरा नहीं लगा होता। और इस एतबार से ये नहीं, आपका अभी नया चैनल है, और एक हद तक मैं कहूंगा कि जीएनएन कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को पासदारी करे। ये कहना बहुत जरूरी है। और आपको मैं कहना ज़मीर और मुबशिर हैं दोनों, तो मैं कह भी रहा हूँ, वरना लोग देखिए ये अजीब बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी पार्टियों का एक ही तुर्रा इम्तियाज होता था कि वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती थी। यानी वो चाहे मिड टर्म इलेक्शन हो, चाहे फौरी इलेक्शन हो, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे अगर फौज हुकूमत तोड़ दे तब इलेक्शन हो। कभी मैंने इस तरीके से, जिस तरह शरीफ भागने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, जरा मुझे बाजारी लगता है, इलेक्शन से शरीफ खानदान इलेक्शन से भाग रहा है। और आज तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि भाई मैं 11 जब महीने से पहले हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो मैं बसत एहतराम ये कहूंगा कि भाई ये आपका मैंडेट नहीं है। जिस तरीके से मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब को जब 20 लोग छोड़कर सिंध हाउस बैठ गए थे, जब एमकेएम छोड़ गई थी, मैंगल छोड़ गए थे, बापों के बाप छोड़ गए थे, फिर आप क्यों रहे आखिर तक? रात के 11 बजे तक किस कॉल का इंतजार करते रहे? और आज उसको फेस कर रहे हैं, आज वो गलती मान रहे हैं। हमारे सामने भी कहा, इस तरह क्या ये इनका मैंडेट है? 2 सीटें 174 सीटों पर ये बैठे हैं, 2 सीटों पे, यानी ये वही 5 एमकेएम की बैसाखी, 8 बाप की बैसाखी, मैंगल की बैसाखी। एक एमएनए को दुबई से लाया गया था, सॉरी टू से मैं अपने पील पार्टी वालों से कहता हूँ, वो जो जिसको बाकायदा सजा हुई थी लाया था। एक बेचारा ज़मीर हैदर साहब का दोस्त जो है वजीर, उसको तो मजाक बना लिया, वोट डालने होता है तो उस वजीर को ले आते हैं, अली वजीर को। मुझे हैरत होती है मोहसिन दावर पे, फिर जाके उसे जेल भेज देते हैं। इस तरह गिनती पूरी कई, क्या ये इनका मैंडेट है? क्या कोई मानेगा? मुझे अफसोस होता है कि इस तरीके से आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे नहीं सुना कि वो, बल्कि काजी ईसा साहब बड़े अफसुर्दा थे कि नवाज शरीफ उधर बड़े वैसे होती अच्छी बातें वहां पे, लेकिन बड़े एंटी स्टेट नारे भी लगे हैं वहां पे। जी हाँ, तो मैं अच्छा, लेकिन मैं काजी साहब पर बात करूंगा जब वक्त आएगा। तो काजी साहब पर भी गुफ्तगू हो गई, उन्होंने कैसे ग्रे और व्हाइट और ब्लैक लिस्ट बना दी, और उसमें किस तरीके से नवाज शरीफ को निकाल कर जो है व्हाइट लिस्ट में डाल दिया, इस पर भी गुफ्तगू होगी बाद में। सही ब्रेलवी साहब, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जिन इत्तेहादियों की आप बात कर रहे हैं, ये निकल तो नहीं रहे कहीं पे, इनको निकल नहीं देगा। एक लाइन में आपको ये खबर दे दूं कि 11 महीने नहीं, अब ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि इन्हें ये इल्म है कि जब भी इलेक्शन होंगे, और मेरे सामने मार्च का इलेक्शन है लाहौर का, ज़िमनी का, और ये इलेक्शन उन्होंने अंदाजा लगा लिया है 80%, 70% से 80 तक इमरान खान की सीटें ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो ज़मीर हैदर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? ये एक इस तरह के बयानात तो बिल्कुल, जो बरेलवी साहब बात कर रहे हैं वो तो खबर कह रहे हैं, मैं तो बयानात की बेसिस के ऊपर कह रहा हूं कि इमरजेंसी सूरत हाल हो सकती है, और हंसते हंसते एक ढीले मुंह के साथ ये कह दिया जाता है। सीनियर लीडर्स की तरफ से भी कहा गया, हो सकता है उस वक्त भी ना, उसके भी बाद आगे चले जाएं इलेक्शन, अक्टूबर से भी आगे चले जाएं, जो हालात हुए तो देखेंगे, इस तरफ इशारा करते हैं वो। लेकिन आप समझते हैं कि ये मामला को शायद ख्वाहिश हो, लेकिन क्या ये डूएबल होगा? क्योंकि अपना पॉलिटिकल कैपिटल उनको लगता है तब तक हम रीगेन कर लें शायद। बाजवा, देखें, ये बरेलवी साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही की है, क्योंकि इसमें उनको वो अभी अक्टूबर 23 यानी कि अगस्त में अगले साल जो वो अभी तक कह रहे हैं, अब देखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मार्च की भी तारीख की बात हो रही है कि जी जनवरी से केयर टेकर सेटअप आने की भी बात हो रही है, मार्च में इंतखाबात हो जाएंगे। फिर ये भी बात हो रही है कि केयर टेकर सेटअप आएगा लेकिन वो इंतखाबात नहीं कराएगा, उसके लिए क्या रीजंस, कहाँ से कानूनी का तरीक़ाकार उसका क्या निकाला जाएगा, आईनी तरीक़ाकार क्या निकाला जाएगा, वो अभी किसी को नहीं मालूम। लेकिन बातें तो हर जगह बहुत हो रही हैं। लीडरशिप कह रही है, जो इस वक्त जिनके पास वफाक में हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे, हालात देखेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आइंदा साल भी शायद जो इस साल सैलाब आया था उससे ज्यादा
खौफनाक सैलाब भी खुदा ना खास्ता आ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से मुतासिर हुआ है। तो वो रीजंस बहुत सारी अभी बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सैलाब तो खुदा ना खास्ता बरसा लाना शुरू हो जाए तो इलेक्शंस ना करवाए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हर वक्त तैयार रहती हैं इंतखाबात के लिए। लेकिन मुझे जो याद पड़ता है कि 8 मार्च तक तो पीटीआई भी सोच भी नहीं सकती थी, और शेख रशीद ने खुद कहा था कि ये तो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई इमरान खान साहब के, वरना तो इनका कोई बंदा, कोई एमएनए, कोई लीडर जो है वो अपने हल्के में नहीं जा पा रहा था, जो हालात थे उस वक्त। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुई, और उसके बाद जो भी देख रहे थे उनको शायद इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब जो जब कहते थे कि मैं जब बाहर आऊंगा सड़कों पर तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और वो हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि इतनी तादाद में लगातार जलसे उन्होंने किए, और एक डिमांड थी कि इंतखाबात करवाए जाएं। और उनको ये मालूम है, अभी जिस तरह आपने बात सुनवाई, उनको मालूम है कि ये इंतखाबात नहीं करवाएंगे, तो वो कैसे इंतखाबात लेंगे, कैसे मांगेंगे, क्या जोर जबरदस्ती इंतखाबात लेंगे? वो ये फरमा दीजिए सर कि ये अपने ओन के ऊपर ये तमाम डिसीजंस ले रहे हैं, यानी कि अपने बलबूते के ऊपर कि मैंने जी इलेक्शंस अपने टाइम पे छोड़ के उसके बाद भी नहीं करवाने, आगे ये सूरत हाल वो सूरत हाल बन जाएगी, या फिर इस डिमांड को मुख्तदर कुव्वतों की हिमायत भी हासिल है? जरा ब्रीफली ये कह दीजिए। जमीर साहब, सॉरी, आपने मुबशिर बुखारी से पूछा? जी, मैंने कहा उसके बाद मैं बुखारी साहब की तरफ जाता हूं। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा था, इस पे सिर्फ इस सवाल का ब्रीफली जवाब दे दीजिए कि ये अपने तौर पे कर रहे हैं, अपने बलबूते पे करेंगे, या नहीं? देखिए बाजवा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई मुक्तदर हल्के किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल के जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, जितने कंफर्टेबल इस वक्त वफाकी हुकूमत है, तो ऑब्वियसली इशारे मिल जाते हैं कि जनाब आप अभी हौसला करें, अभी आपको कोई हम घर भेजने के मूड में नहीं है। और अब जाहिर बात है, वो कहते हैं कि जी हमने अपना सियासी कैपिटल लूज किया है 8 मार्च के बाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, 9 अप्रैल में को हुकूमत में आने के बाद। शायद उनको भी इतना अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब इस ताकत से उभरेंगे वापस। तो वो तो मान रहे हैं कि हमने तो कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल अपना लूज किया, और खासतौर पर जो मईशत की सूरत हाल थी जिसको वो बिल्कुल संभाला नहीं दे सके, और उनके आने के बाद ज्यादा आम आदमी तो सबसे ज्यादा जो हर्ट हुआ है, तो ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते अनदर 6 मंथ्स और 1 ईयर डाउन द रोड के इंतखाबात में जाएं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब मुबशिर बुखारी साहब, ये कहिएगा कि फौज वो जो बयान के सियासत में अब मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, आगे भी नजर आएगा तमाम सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, और जिस तरह से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहते थे कि वो फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये जो अभी इस वक्त मामला चल रहे हैं इसके सामने तो वो पुराने वाले मामला भूल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इसका बाप भी इस्लामाबाद नहीं आ सकता। हकीम सनाउल्लाह डंडा लेके बैठा हुआ है, और वो जो वहां पे आंसू गैस टीयर गैस शेल्स फायर किए गए, उसके अलावा जो कल 11 पर्चे हुए हैं, 1900 बंदा टेररिज्म के केसेस के अंदर हो गया। इन सब मामला के ऊपर से जरा कमेंट कीजिएगा, ये आगे करना क्या चाह रही है ये करंट हुकूमत? जी देखिए, सबसे पहले मुझे नहीं पता अकबर, आपने ब्रेक पे जाना है तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूंगा। मैं अगर बात को लाइटर नोट से स्टार्ट करूं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं होगा। बरेलवी साहब जो हैं, इन्हें देख के हमने जर्नलिज्म में जब कदम रखा तो ये भरपूर जर्नलिज्म कर रहे थे, और मैं अक्सर बरेलवी साहब का रेफरेंस दिया करता हूं कि इनकी कमिटमेंट का लेवल, दोस्ती का लेवल ये है कि जब हबीब जालिब साहब को कोई भी पनाह देने को तैयार नहीं होता था ज़ियाउल हक दौर में, तो बरेलवी साहब उनको भरपूर तरीके से पनाह भी देते थे और उनको साथ साथ लिए फिरते थे। ये बरेलवी साहब के मतलब उनका जो किरदार रहा है दोस्तों की तरफ और अपनी कमिटमेंट की तरफ, वो उसका वाज़ेह सबूत है। तो हम बहुत कराची से हैदराबाद का सफर अब हम नहीं सुने, इस वक्त नहीं सुन सकते उनसे। जी हाँ, हम तो बहुत जूनियर हैं और इनको देख के हमने इसी राह उल्फत में कदम रखा था, और वो जो खार जार इन्होंने महसूस किए और जो अबला पा ये चलते रहे, हम भी चल रहे हैं और ज़मीर हैदर भी उसी कश्ती के सवार हैं। इसीलिए हमारी सहाफ़ियाना कंडीशन यही है। अब तो देखिए बाजवा साहब, लॉबिस्ट का,
यही मैं तो दसना चाह रहा कि जो मीडिया ते लॉबिस्ट, जब मीडिया पे लॉबिंग होनी शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होना है क्या नहीं होना उसको गडमट कर दिया जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हर अदारा इमरान खान के खिलाफ है और बिल्कुल ऐसे ही है और बड़े शदीद तरीके से खिलाफ है, लेकिन इमरान खान को इस अदारों की मुखालफत के नतीजे में एक जो चीज मिली वो इमरान खान के लिए ज्यादा मजबूत है, वो है अवामी सपोर्ट। चूंकि मार्च से पहले खान साहब जो हैं अपनी सपोर्ट बेस लूज कर चुके थे और ये जो हुई नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद खान साहब जो हैं अल्ट्रा पॉपुलर हो गए और वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अकबर, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम ये बात कर रहे हैं और हम ये बात, मुझे तीसरी दिहाई है ये बात करते हुए और मेरा ख्याल है तकरीबन बरेलवी साहब को 5 दिहाइयाँ हो गई हैं, ज़मीर साहब भी मेरे हम असरैन ने भी तीसरी दिहाई है। ये क्या आपको अदारों का खिलाफ होना इमरान खान के खिलाफ ही सिर्फ नजर आ रहा है? यही चीज़ हमने नवाज शरीफ के खिलाफ भी देखी, अदारों को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और जिस तरीके से, और उससे पहले हमने फिर यही चीज़ आसिफ जरदारी के खिलाफ भी देखी और उसका नतीजा बेचारे उनका जो तनहा हुए थे उसका नताइज तो यूसुफ रजा गिलानी को अपनी नाअहली की सूरत में भुगतने पड़े। फिर उनके बेटे को इलेक्शन डे पे अगवा कर लिया, राजा परवेज अशरफ राजा रेंटल मशहूर हो गया और उससे पीछे हम चलते गए। तो यही हमें अली, आपकी बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन एज अ शहरी साडा की कसूर है। और एक बात सिर्फ ये बता दें कि ये अब तो बयान आ गया ना, उन्होंने कहा कि अब सियासत के अंदर हम मुदाखलत नहीं करेगी अब फौज बिल्कुल भी। तो अब उसके बाद बिल्कुल अभी फ्यूचर का अगर कुछ इस तरह का है तो वो तो मुझे नहीं पता। मैं तो आज के बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि हो रही है ये तो या परसों नहीं हो रही। आप आज तक कह रहे हैं तो उसका मतलब आपको यकीन नहीं है इस बात पे? ये खुद ही आप कह रहे हैं कि इस वक्त, और देखिए उसके बाद आप खुद भी ये कह रहे हैं अपने इंट्रो में कि तमाम अदारे आज तक की तारीख में उनके मुखालिफ हैं, तो तमाम अदारों में फौज भी शामिल होती है, तो वो मामला तो अपनी जगह पे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि खान साहब पे अल्ट्रा पॉपुलर लीडर होने की वजह से इस वक्त एक इंतहाई बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा ख्याल है बाकी जमातों से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इन पे है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करें। नंबर 1, उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी, यानी आपने सपोर्ट लेनी हो, आपने मार पड़वानी हो, आपने इलेक्शन जीतना हो, आप अवाम के पास चले जाते हैं। लेकिन जब आप बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं, बैकडोर नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, तो अवाम को और अपने इवन बहुत सारे साथियों को आप बेखबर रख के चले जाते हैं। भाई क्या है डील करें बुखारी साहब, उस्ताद मोहतरम, बैकडोर डिप्लोमेसी में क्या करें, बैकडोर डीलें चल रही हैं। अच्छा, उस पर भी ब्रेक लेनी है सर। अब वापस आता हूँ ब्रेक से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला चल रहा है कि वो बैक डील्स के बारे में तो बात हो रही है, ये जो रिसेंटली मुबैना तौर पे हुई उनकी भी बात हो रही है, और जो मुबैना तौर पे कुछ अर्सा पहले हुई इस वक्त हुकूमती पार्टी और वजीर आजम की, वो गाड़ी की बैक में कैसे वहां तक गए, ये अफवाहें चल रही हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि बैकडोर डील्स के हवाले से जो एक बातचीत जारी है। बाज़गश्त है आजकल, एजाजुल हक साहब ने एक प्रोग्राम के दौरान ये उन्होंने कहा, ज़मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में, तो इसको ज़रा आप बताइएगा इस पर क्या मामला है। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आर्मी हाउस जाया करते थे, वहाँ पर जाकर वो बातचीत करते रहे। यहाँ पर तो मैं डील का नहीं कह रहा, लेकिन वो बातचीत करते रहे वहाँ पर जाकर। उसके बाद ये हुकूमत चेंज हुई और वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते थे। शायद मुहावरतन कहना जा रहे हो कि डिग्गी का मतलब छुप के जाते रहे वहाँ पे। तो ये खबरें तो ज़मीर साहब हमने सुनी उस वक्त भी, और उस वक्त भी जब हमने ये खबरें सुनी और उसकी कोई तरदीद वहाँ से आई नहीं थी, कहीं किसी भी क्वार्टर से नहीं आई। उसके अलावा ये उस दौर के अंदर भी कहा जाता था ज़मीर साहब के सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए बाजवाल, अगर आपको याद हो मोहम्मद जुबैर साहब वाली जो साबिक गवर्नर सिंध थे, उनके हवाले से जब इतलात आई तो उसके ऊपर बाकायदा उस वक्त वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार थे, DGISPR, अब माशाल्लाह वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं। उन्होंने 12 मरतबा आके कहा कि आप इन बातों पर कान मत धर। कोई कहता है
कि हम लोग किसी किस्म के उसमें इन्वॉल्व हैं तो आप उनसे प्रूफ मांगें। अब बात यह है कि प्रूफ तो होता नहीं। शेख रशीद साहब आज से नहीं कितने सालों से कह रहे हैं गेट नंबर 4 पे वो खुद भी जाते रहे और भी लोग जाते रहे और फिर वहीं से फैज़याब होते रहे और कुछ लोग वहीं से फिर नाकाम भी लौटते रहे। तो ये तो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी कहा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कि जी एक तो वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, 5 हफ्तों बाद वो घर जा रहे हैं, और दूसरा फौज के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अगर आप पीछे जाएं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR की तरफ से भी 12 मरतबा ये आता रहा कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इमरान खान साहब ये तो नहीं बता रहे कि बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं वो शरीफ खानदान से हो रहे हैं, जरदारी खानदान से हो रहे हैं, या जो इस वक्त वफाक में जो हुकूमत है उनमें से किसी के साथ हो रहे हैं, या बैकडोर मुज़ाकरात किसी और से हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता लग जाता है या समझ लेना चाहिए कि मुज़ाकरात कहां हो रहे हैं। तो मैं मतलब क्लेम्स तो यकीनन बहुत बड़े बड़े आते हैं। एक मुझे याद आ गया कि ये मैं उस वक्त एक निजी टीवी में था रिपोर्टर, और 2007 में दिसंबर की एक तारीख थी जिसमें पहला कमांड कम्युनिके उस वक्त के आर्मी चीफ ने पहला कमांड कम्युनिके जारी किया था और उसका सब्जेक्ट था इंटरेक्शन विद पॉलिटिशियंस। और मैं सिर्फ पहला पैरा पढ़ूंगा, 3 पैरे हैं इसके, पहले पैरे की 3 लाइनें। उन्होंने कहा, कीपिंग इन व्यू द प्राइमरी रोल ऑफ द आर्मी वी मस्ट फोकस ऑन हार्डकोर प्रोफेशनल मैटर्स। This allows no room for involvement in political affairs or interaction with politicians. इसके बाद नीचे 3 चीजें और 2 चीजें और भी हैं कि इन केस अगर मिलना है तो अप्लाई, अगर कोई ऑफिशियल जाहिर बात है अगर मिलना है किसी किस्म का इदारा जो है वो सियासत में मुदाखलत ऑफिशियल मीटिंग्स है उसमें आप पहले इन्फॉर्म, और वो रिटन फॉर्म के अंदर है। ये देख लें, ये जनरल इशफाक परवेज कियानी का पहला कमांड कम्युनिके, और इनके टोटल 3 कमांड कम्युनिके आए थे, वो तीनों मैंने ही ब्रेक किए थे। और उसके बाद आज तक मुझे कोई और नजर नहीं आया, आए होंगे लेकिन पब्लिक नहीं हुए। तो उस मेरे से पहले भी मुझे याद नहीं पड़ता कि बाकायदा रिटन कमांड कम्युनिके कभी दिखाया, और हमने उस चैनल की स्क्रीन पे ये दिखाया ग्रीन पेन से। जनरल इशफाक परवेज कियानी के सिग्नेचर थे इस पे। जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, उसके बाद बरेलवी साहब से पूछ लें, बुखारी साहब से पूछ लें कि कियानी साहब कितने एक्टिव रहे। फिर एनआरओ जो हुआ पहले, लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है ना यूजुअली कि जब ऑफिस में जो ऑफिस बेरर हैं वो जब चेंज होते हैं तो इनकम्बेंट जो होता है उसकी पॉलिसीज चलती हैं। तो बरेलवी साहब आपने क्या इस बारे में ऑब्जर्व किया है? हर एक की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, ऑब्वियसली होती होंगी। अब बाजवा साहब 5 हफ्ते ऑफिस में है, उनके बाद आर्मी इंस्टीट्यूशन बात की है जनरल परवेज कियानी साहब। दीदी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बाजवा एक तो थोड़ा बहुत तजर्बा है, कुछ पढ़ने लिखने से ताल्लुक है, तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे थे, दरअसल बदकिस्मती से कायदे आज़म की रहलत के बाद ही पाकिस्तान में फौजी मदाखलत का सिलसिला शुरू हो गया था। और नवाब शेर अली खान पटौदी ने अपनी किताब द सोल्जर एंड द सोल्जरिंग में लिखा है कि जब वो गए तो जनरल ग्रेसी ने उनको ये हिदायत की, और ये बाकायदा कोड एंड कोड, फिर बाद में प्रोफेसर फतेह मलिक ने भी अपनी किताब में लिखा कि फौज को पाकिस्तान में उससे ज्यादा अहम किरदार अदा करना है जो उनका मुतय्यन करदा है। और आपके यहाँ पहली शुरू उसी वक्त 47 के बाद ही, 48 के बाद ही बाईपास करके जो है जनरलों को तरक्की देनी शुरू कर दी। जनरल इफ्तिखार की सेनेटरी और किस तरह अयूब खान को लाया गया, तो अयूब खान को जनरल ग्रेसी हिदायत दे रहे थे, और उन्होंने जनरल अयूब खान जो कहा कि कुछ यंग तो शहीद हो गए ना सर हेलीकॉप्टर हादसे में। कहना मकसद ये है कि वो याद है आपको जो कश्मीर की फौज में जो 17 फौजी लड़े थे, वो 17 के 17 जो है पिंडी साजिश केस का शिकार हुए। और फिर अयूब खान ने, ये कोई अयूब खान ऐसे नहीं आ गया था कोई, ये अंग्रेज पहले से तय करके चले गए थे। तो ये तो आप एक कम्युनिके अब का कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में फौज की मदाखलत कि ये मामला जारी रहेगा आगे, ये सोच सकते हैं 5 हफ्ते रुके। और 58 में भी देखें, अयूब खान भुट्टो साहब की इतनी पॉपुलर मूवमेंट, बंगाल की थी, उन्होंने इक़्तिदार देकर याह्या खान को गए। याह्या खान भी जो आके जो भुट्टो साहब को दिया वो उन्होंने आधा पाकिस्तान दिया। बदकिस्मती ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे ज़हीन सियासतदान जिनके साहबजादे को इस वक्त मैं टीवी पे देख रहा हूँ, उन्होंने भी अपने इक़्तिदार की खातिर जनरल ज़ियाउल हक़ जैसे शख्स को दिया। और भुट्टो के खिलाफ भी जो है अब तो किताबें आ चुकी हैं, जुलाई में नहीं आया, ये मार्च में मंसूबा तय हो चुका था, इसका तजर्बा भी हो चुका था, बाकायदा जनरल चिश्ती ने अपनी किताब में लिखा है उसका है। तो ये बाद में भी जो होता रहा, ये
हो सकता है मुशर्रफ का एक्सीडेंटली हो, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती की वजह से सियासतदानों का सबसे बड़ा किरदार है। मैं अफसोस होता है मुझे जब हमारे बहुत सारे, मैं नाम ले दूं, सेठी मेटी जो बड़े दानिश्वर जो है, अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मियां कादी ईसा साहब फरमा रहे थे कि मैं रोता हूं कि नवाज शरीफ को किस बात पर निकाला गया। हालांकि कादी फायद ईसा को रोना नहीं बल्कि हिच्चियों से रोना था कि ये मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने पहली बार जब बेनजीर भुट्टो की 88 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो 58(2)B के तहत गुलाम इसाक खान को लिखा कि करप्शन के इल्जाम में से हुकूमत को निकाला जाए। $1 करोड़ उन्होंने उसामा बिन लादेन से लिए, IGI बनी। मैं तो कहता हूं उसी केस पर मियां नवाज शरीफ का अगर फैसला हो जाता, एयर मार्शल अजहर खान केस पर अगर हो जाता तो आज सियासत में नहीं होता। मोहतरम काजी फायज ईसा साहब का आपने जिक्र किया, मैं मुबशर बुखारी साहब से पूछना चाह रहा हूं। सिंपल है साहब, एक सिंबल है पाकिस्तान में फौजी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह सियासतदानों को मोहरे के तौर पर अपना इस्तेमाल करती है और अपने सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और किस तरह आज वो रवायत मरियम नवाज तक आ गई है। ठीक, मुबशर बुखारी साहब, काजी फायज ईसा साहब का हमने इंट्रो के अंदर भी चलाया था, एक उन्होंने बयान दिया, बड़ा अच्छा बयान है, ठीक ज़बरदस्त, कि आप इदारे का नाम ना लें, आप ये ना कहें कि अदालतें, आप जज का नाम लें, आप फौज का नाम ना लें, आप जर्नैल का नाम लें। तो आप ये फायज ईसा साहब दो चीज़ें बताइएगा इसके ऊपर, एक तो इस पर वैसे कमेंट कर दें, दूसरा ये बताइएगा कि ये फायज ईसा साहब अगले साल सितंबर में, मिड सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, तो उसके बाद वो फिर नोटिस ले लिया करेंगे कि किसी के खिलाफ कोई नाम लिया जाए या ट्वीट की जाए तो वो उठाया जाए, तो वो उसका दादरसी होगी उसकी, फिर हम उम्मीद रखेंगे फिर खुल के नाम लें सबके हम जब वो चीफ जस्टिस बन जाएं। जी देखिए, जी बिल्कुल, जो कोयटा बॉम्बिंग केस में फायज ईसा साहब का फैसला था वो काफी जोरदार फैसला था। उससे अंदाजा ये हुआ कि फायज ईसा साहब बात को खुल के कहने के आदी हैं, उस पे डिबेट हो सकती है। अभी जो फायज ईसा साहब रेपुटेशन एंजॉय कर रहे हैं वो बड़े कैंडिड शख्स के तौर पे कर रहे हैं और उन्हें बड़े पॉजिटिवली देखा जाता है, स्पेशली दानिश्वरों के हल्के में। लेकिन फायज ईसा साहब ने कल जो ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट पेश की है उसको देख के मैं भी शशदर रह गया। मसलन मेरे जैसा बंदा, और शायद बरेलवी साहब भी मेरी तायीद करेंगे, जनरल ग्रेसी को तो बिल्कुल आप व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते मेरे नजदीक, लेकिन उन्होंने अब वहाँ पे कोई व्हाइट लिस्ट में तो कुछ शामिल करना था ना, इस वजह से वो उन्होंने ग्रेसी और गुलाम इसाक खान का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। मैं बताऊं जनरल का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। नहीं सर, और मियां नवाज शरीफ को तो ब्लैक लिस्ट पे जो होना था उनका नाम ही नहीं लिया, बल्कि वली खान और एयर मार्शल अजहर खान जिन्होंने कहा था भुट्टो को फांसी दो, उनका ब्लैक लिस्ट में नाम ही नहीं लिया। अच्छा बुखारी साहब, मुझे हैरत है कि कादी फायज ईसा जैसे पढ़े लिखे आदमी ने अव्वल तो किसने कैसे लिस्ट बनाया। दो कुछ चीजें मैं भी इसमें एक चीज मैं भी ऐड करना चाह रहा हूं। बुखारी साहब फिर बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें इस तरह उन्होंने क़यासाराई की बुनियाद पर इस तरह की लिस्ट जारी नहीं करनी थी। और मैं तो अब ये लिखूंगा कि उन्हें बताऊंगा कि व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है। बुखारी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। एक और चीज बीच में मुझे वैसे याद आ गया, कल वो जो हुकूमतें गिरी हैं सक्सेसिव एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन के बाद, वो आके रुक गया नवाज शरीफ साहब तक, उनका वो उससे आगे भी नहीं आया। खैर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले नवाज शरीफ को ब्लैक लिस्ट में नहीं लिखा, बल्कि उनको हैरत और रोना आ रहा था नवाज शरीफ साहब को निकाले। बुखारी साहब को बोलने तो दें, वो जरा उसका जवाब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं साथ साथ। जी बुखारी, देखिए बरेलवी साहब चूंकि सीनियर हैं और वो ही बात कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान में हुकूमत साजी और हुकूमत को गिराना ये हमेशा से रहा है। और आप अगर तारीख उठा के देख लें जो बरेलवी साहब ने फरमाई, उसमें बहुत से फैक्ट सामने आते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम बयान भी कर देते हैं लेकिन अवामुन्नास को जो है वो समझ नहीं आती, या फिर हमारे ऊपर कदगन लग जाती है। उसके बाद मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा हुक्मरान जो आया हो और अपनी मर्जी से गया हो, अवाम की सपोर्ट से कभी कभार हो भी जाता है कि आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि जाना वो अवाम की सपोर्ट से नहीं उनका करार पाता। तो ये खेल एक चल रहा है जिस पे मैंने तो खान साहब को कहा है एक प्रोग्राम में कि खान साहब देखिए, जो मैं बात पहले भी करना चाह रहा था कि आप जो हैं वो अल्ट्रा पॉपुलर हैं इस वक्त, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पे है
ठीक है, अगर आप करप्शन आपको इतनी ज्यादा ना पसंद है, अगरचे आपको अभी जवाब देना है तोशा खाने के कुछ मामला का। देखिए, हमने इस वक्त फोकस रखा हुआ है अकबर सिर्फ इस बात पे कि ये इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन था या नहीं। सही। हम जब ये बात कर रहे होते हैं तो उस पे हम असल मसले से तवज्जो हटा रहे होते हैं। असल मसला है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट यहाँ पे किया गया। आपने जो बात की इसको मैं ब्रेक लेनी एक्चुअली आगे ब्रेक से वापस आके इसी नुक्ते को कंटिन्यू करना है कि आपकी इस वक्त पॉपुलैरिटी उरूज पर है अनडाउटेडली, लेकिन क्या ये मकबूलियत बरकरार रहेगी जब तक वो इलेक्शंस में ले जाना चाह रही है आपकी हुकूमत, यानी अगले साल तक प्लान उनका यही कि तब तक शायद हम भी कुछ पॉलिटिकल ग्राउंड गेन कर लें। इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हुकूमत अपेरेंटली इस वक्त इलेक्शंस में क्यों नहीं जाना चाह रही? इसलिए कि उन्हें लगता है उनकी पॉपुलैरिटी कम है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी उरूज पर है। तो अगर अगले साल तक इन इलेक्शंस को डिले करने में अपेरेंटली जो कि कामयाब हो भी रही है हुकूमत, तो क्या तब तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आ जाएगी बरेलवी साहब और इनकी ऊपर चली जाएगी, कुछ बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे? क्विक कमेंट प्लीज। वो तो पहले कहते थे सियासत में मुआवजे नहीं होते, अब सियासत में मुआवजे भी होने लगे हैं। तो मैंने कहा ना, जैसे पहले सियासत में मुआवजे नहीं होते थे, अब मुआवजात भी होने लगे हैं। लेकिन एक बात तय है कि शरीफों और जरदारियों और जो उनके पीछे लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं कि कुछ वक्त लेकर वो इमरान खान की पॉपुलरिटी कह लें या वोट बैंक खत्म कर देंगे, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान की जो सपोर्टर ज्यादा हैं वो बेचारे लड़ाई झगड़े थाना कचहरी वाले नहीं। पॉइंट आगे सर, एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम इस पे आपका कमेंट भी चाह रहा हूं जमीर साहब। ये वेव जो चल रही है इमरान खान के हक में, ये तोड़ने में कामयाब हो सकती है पीडीएम आफ्टर इलेक्शन? देखिए बाजवा, सिंपल सी बात है, अब डिग्गी की सियासत आ गई है तो ये डिग्गी की सियासत ही डिसाइड करेगी कि कौन कब कैसे कैसे कब होंगे इंतखाबात, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो अब इस पर मुझे तो अब इस पर इतना कोई समझ ही नहीं आती है कि आप किसके बात करें। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बिल्कुल अरूज पर है और उन्होंने बयानिया भी बदल कर दे दिया आवाम को कि जबरदस्त आपका पॉइंट आ गया, डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, अब आवाम डिसाइड करेगी। बिल्कुल ठीक। अब देखना ये लेकिन चूंकि आपने कहा कि डिग्गी की सियासत आ गई है, मुबशर बुखारी साहब, मुझे तो उससे ये इंप्रेशन मिला है जमीर साहब की बात से कि जितनी मर्जी वेव उनके हक में चल रही हो, मकबूलियत हो, जब सियासत डिग्गी की चल रही हो तो फिर वो वेव काम नहीं करती। आपका इस पे क्या कमेंट है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वेव्स आती और जाती रहती हैं। हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त वो पॉपुलर हैं, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा डेंट पड़ा, कुछ लीक्स आई, उसमें भी हमें महसूस हुआ, इसलिए वो पंजाब से एक सीट हारे, उनकी पार्टी अपनी ही, और इमरान खान साहब कराची से हारे। ठीक हो गया। आपका ख्याल है कि शायद आगे कुछ उनकी मकबूलियत में कमी आ सके? ये मुबशर बुखारी साहब का बयान था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।